हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं, ए टू जेड जो भी इसके अंदर आता है नीट स्पेसिफिक, क्योंकि जेई के अंदर ये थोड़ा सा और वास्ट हो जाता है। तो जितना बस नीट के अंदर है हम उतना उसके अंदर कवर कर लेंगे। आपको ये कंप्लीट वीडियो देखनी है अगर आप इसके पूरे बेनिफिट रीप आउट करना चाहते हैं, वरना मर्जी आपकी है, ठीक है। और हाँ, जब वीडियो देखो तो प्लीज़ नोट ज़रूर बनाना। ये कोई मूवी नहीं है फिर कि भाई आप वीडियो ही जस्ट देख रहे हो। नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। इसके अंदर हम क्वेश्चंस भी करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारे को करने हैं। तो सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पर निपटा लेते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि बेसिकली आप सबसे पहले एक यहाँ पर मान लीजिए कार्डबोर्ड आपने ले लिया, ठीक है। इस कार्डबोर्ड में आपने एक रेक्टेंगुलर स्लिट बना दी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सी स्लिट यूज़ कर रहे हैं। अभी के लिए हम रेक्टेंगुलर स्लिट यूज़ कर रहे हैं, क्लियर। यहाँ हमने मेन सोर्स पीछे की तरफ रख दिया। ये जो मेन सोर्स होगा ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स होगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। अब यहाँ पर सबसे पहली बात है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ या सिंगुलर वेवलेंथ, एक ही वेवलेंथ का सोर्स। इज दैट क्लियर। उसकी अलग अलग वेवलेंथ ना हो। जैसे व्हाइट लाइट होती है, उसके अंदर क्या होता है आपने देखा ही होगा, विबग्योर आप पढ़कर आए भी होंगे। 7 अलग भिन्न कलर होते हैं उसके अंदर, अलग अलग 7 कलर होते हैं और हर एक कलर की अपनी वेवलेंथ होती है। मोनोक्रोमेटिक में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही कलर होता है और एक ही वेवलेंथ होती है। तो ये पहला हमारे पास कार्डबोर्ड हो गया जिसके ऊपर हमने रेक्टेंगुलर स्लिट बनाई। ऐसे ही करके हम एक दूसरा कार्डबोर्ड लेते हैं जो बिल्कुल इसके सामने होता है, वहां पर हम 2 और स्लिट्स बना देते हैं। ये रहे, ये स्लिट नंबर 1, ये स्लिट नंबर 2। देन यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, बेसिकली एक स्क्रीन रख देते हैं। दिस इज स्क्रीन और इसके ऊपर हमारे को फ्रिंजेस देखने को मिलती है, पैटर्न देखने को मिलता है। सबसे पहली बात यहाँ पर होता क्या है, यह जो सोर्स है, इस सोर्स से जब लाइट वेव यहाँ पर आती है तो एक छोटा सोर्स यहाँ पर बन जाता है। इज दैट क्लियर। एक छोटा सा सोर्स यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि यूजीन ने क्या कहा था, अगर आपको याद होगा, कि पर्टिकुलरली हर एक वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स हैं जो सेम फेज से वाइब्रेट कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं, दे आर ऑल पोटेंशियल सोर्सेस। तो ऐसी भी एक पोटेंशियल सोर्स बन जाएगा। ये आगे इसका वेव फ्रंट प्रोपोगेट करेगा। मेन सोर्स का वेव फ्रंट यहाँ तक प्रोपोगेट करा, यहाँ पर ये सोर्स बन गया। फिर इसका वेव फ्रंट आगे प्रोपोगेट करेगा, यहाँ पर 2 छोटे छोटे सोर्सेस बनकर आ जाएंगे। इनकी फ्रीक्वेंसियाँ सेम होंगी, इनकी वेवलेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर हमारे को फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे। फ्रिंजेस ऐसे, एक फ्रिंज होगा डार्क, एक फ्रिंज होगा आपका लाइट, ब्राइट लाइट फ्रिंज मिलेगा आपको, मतलब जिस भी कलर को आप यूज कर रहे हैं। अगर रेड यूज कर रहे हैं तो रेड फ्रिंज देखने को मिलेगा, एंड ब्लैक फ्रिंज। डार्क मतलब टोटल डार्क। इन फ्रिंजेस का पैटर्न अभी जो हमारे को देखने को मिलेगा वो एक पट्टी जैसा होगा, काइंड ऑफ लाइक, ठीक है। तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। अब आप पूछ रहे होंगे कि इसको करने का मोटिवेशन क्या है, कि भाई हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यंग्स ने ये बताया था कि जो हमारा बेसिकली लाइट होती है वो वेव नेचर रिप्रेजेंट करती है। इज दैट क्लियर। वो कोई पार्टिकल नेचर नहीं होती, वो वेव नेचर भी दिखाती है। क्योंकि ध्यान से समझना इस चीज़ को, एक पार्टिकल जैसे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन गन हो गई। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ दूसरे कार्डबोर्ड पर आएगा तो उसके पास 2 रास्ते हैं जाने के। अब या तो वो रास्ता नंबर 1 से जाएगा या वो रास्ता नंबर 2 से जाएगा, क्योंकि है तो वो पार्टिकल। लेकिन अगर वो रास्ता नंबर 2 चूज कर लेता है, एक बात खुद सोचो, अगर वो रास्ता नंबर 2 चूज करता है तो वो यहाँ स्ट्राइक आउट करना चाहिए। अगर वो रास्ता नंबर 1 चूज करता है तो यहाँ स्ट्राइक आउट करना चाहिए। तो खुद सोचो बीच में इतने सारे फ्रिंजेस फिर कैसे आ गए, इतने सारे पैटर्न कैसे आ गए। मतलब वो हर जगह स्ट्राइक आउट कर रहा है। भाई गोली निकली है तो सीधी लाइन में ही तो जाएगी, ऐसा थोड़ी ना वो आधा तिरछा कहीं भी चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि नहीं। अब होता क्या है, हमारे पास जो ये लाइट होती है जिसे हम पहले फोटोन मानकर चल रहे थे, न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से एक पार्टिकल नेचर मानकर चल रहे थे। बेसिकली जब वो लाइट वेव यहाँ पर आती है तो यूनिवर्स में इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बेसिकली, कि जैसे ही लाइट वेव यहाँ पर आती है वो डिसाइड नहीं करती कि भाई मैं इधर से जाऊँ इधर से जाऊँ। इज दैट क्लियर। वो ये डिसाइड नहीं करती कि मैं इधर से जाऊंगी या फिर इधर से जाऊंगी। तो वो अपने आप को वेव्स की तरफ बांट लेती है। एक बार वो वेव्स की तरफ टूट जाती है तो वो इधर और इधर दोनों तरफ से निकल सकती है। यहाँ तक ये बात क्लियर हुई। खैर मैं इसकी डीप डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये अभी डीप डिटेल में जाना बनता भी नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो करता है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के अंदर। लेकिन अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है क्योंकि कोर्स बड़ा क्लिष्ट है, ठीक है। तो ये बेसिक डायग्राम हो गया हमारे को जो देखने को मिलेगा। अब हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। देखो अगर तुम सीबीएसई का पढ़ रहे हो, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ सकता है
और सीबीएसई का नीट के अंदर भी पहला क्वेश्चन यही आ सकता है कि भाई कंडीशन बताओ फॉर ऑब्टेनिंग सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस वरना निकलेगी कैसे। देखो यहाँ पर तुम एक चीज ध्यान रखना, जो तुमने वो जो दो छोटे छोटे सोर्सेज बनाए थे, मैं यहाँ डायग्राम बनाकर छोड़ देता हूँ। ये हमारा पहला सोर्स हो गया जिसे हमने मेन सोर्स कहा, ये हमारे पास दो छोटे छोटे सोर्सेज हो गए S1 एंड S2, और ये हमारे पास क्या हो गई, स्क्रीन हो गई। ये चीज क्लियर है। अब एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d। पहली कंडीशन ये हो जाती है कि इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे या जीरो रहे, ठीक है। तो कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस, ये हमने पिछली बार भी करा था। दूसरी चीज, दोनों का लैम्डा जो रहे वो सेम रहे, दैट इज दोनों सोर्सेज मोनोक्रोमैटिक होने चाहिए, वो भी एक सोर्स से ही डिराइव्ड होने चाहिए, ठीक है। तो लैम्डा फॉर बोथ मस्ट बी सेम। तीसरी चीज, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। चौथी चीज, ये जो डी आप यहां पर लिख रहे हैं, ये डी स्मॉल होना चाहिए, ज्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 3 या 4 चीजें नोट डाउन कर लो, अगर एमसीक्यू में आ जाएगी तो वो यही पूछेगा कि भाई इनमें से, मान लो कोई भी एक कंडीशन दे दी उसने कि जैसे पहले ऐसे बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, कि भाई कौन सी कंडीशन ऐसी है जो कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस करवा सकती है। तो ऑप्शंस तो वो कुछ भी बना सकता है, जैसे पहला ऑप्शन बना दिया कि फेज डिफरेंस 0 हो जाए, दूसरा ऑप्शन बना दिया फ्रीक्वेंसी 1 नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 2, तीसरा ऑप्शन बना दिया लैम्डा 1 नॉट इक्वल टू लैम्डा 2, चौथा ऑप्शन बना दिया डी वेरी 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 ग्रेटर, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रेटर बना दिया डी। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सीधा बोलना है भाई ये सारे तो है नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, क्योंकि वो इन 4 बातों से मिलता हुआ हमारे को दिखाई दे रहा है कि जो फेज डिफरेंस है वो क्या रहना चाहिए, या तो कांस्टेंट रहना चाहिए या फिर 0 रहना चाहिए। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो हमने पहली चीज डिस्कस कर ली, आगे बढ़ते हैं। चलिए मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ YDAC से हम शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पर अपने सेटअप को वापस बना रहे हैं। ये हमारा मेन सोर्स S हो गया, दिस इज S1 एंड दिस इज S2, ठीक है। देखिए मिडिल लाइन से, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से मैं एक लाइन बना रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने अपनी रख दी है स्क्रीन, दिस इज स्क्रीन ऑन विच द फ्रिंज विल अपीयर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है स्मॉल d, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है d/2, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, d/2। स्क्रीन और स्लिट के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं कैपिटल D। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हमारे को एक पर्टिकुलर फ्रिंज देखने को मिल रही है, हमें पता नहीं है वो मैक्सिमा है या मिनिमा, कोई ना कोई फ्रिंज है। यहाँ से यहाँ पर लाइन मारी, और यहाँ पर से S2 से भी P पर एक लाइन मार दी। ये लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब है वेव्स जो जा रही है, S1 से भी एक गई, S2 से भी एक गई। इज दैट क्लियर? याद रखिएगा, मान लो ये मैंने पॉइंट ले लिया O से P तक की दूरी बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब तुम कहोगे कि भाई सर आप ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर क्यों ले रहे हो, क्योंकि मैं स्मॉल एंगल थ्योरी का यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, फॉर ऑब्वियस रीजन मुझे ये करना ही पड़ेगा, वो आप आगे एनालिसिस में समझ जाओगे। तो लेट अस से ये S1 से एक वेव गई, S2 से एक वेव गई, और यहाँ पर जाके क्या कर गई, इंटरफेयर कर गई, P पॉइंट पर जाकर इंटरफेयर कर गई, लेकिन हमें नहीं पता कि बेसिकली वो मैक्सिमा है या फिर वो मिनिमा है, उसी के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। हमने क्या करा, जब भी हमारे को पता लगाना होता है कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो हम बेसिकली करते क्या है, हम सबसे पहला ही स्टेप है या तो पाथ डिफरेंस निकालो या फेज डिफरेंस निकालो। इंटरफेरेंस में यही तो सीखा था हमने, क्योंकि हमारे पास लिटमस पॉइंट क्या था कि भाई कोई चीज़ मैक्सिमा है या मिनिमा, उसका फेज डिफरेंस। अब यहाँ पर एंगल निकालना तो बड़ा मुश्किल है, तो कौन सा है लिटमस पॉइंट हमारा, दैट इज द पाथ डिफरेंस, क्योंकि एटलीस्ट हम पाथ डिफरेंस तो निकाल सकते हैं कि स्केल का यूज़ करते हुए या किसी न किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हुए। चलो निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा डेल्टा x S2P माइनस S1P, बड़ी वाली रे में से छोटी वाली रे को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि सर यहाँ पर मैक्सिमा है, किसी व्यक्ति ने मुझे यहाँ पर कहा कि सर मिनिमा है। अब दोनों व्यक्ति मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। मैंने कहा देखो हो तो कुछ भी सकता है, पहले कंडीशन लिख लेते हैं। अगर मैक्सिमा हुआ, मान लो अगर यहाँ पर मैंने कहा कि मैक्सिमा है, तो मैं क्या लिखूंगा, E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा/2।
अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सर इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 यहाँ पर कैसे आ गया। मैंने पिछली वीडियो में कवर करा है, जाके पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं याद तो याद रखिएगा कि आपको ये याद ही रखना है कि मैक्सिमा की कंडीशन होती है इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, दैट्स इट। अब यहाँ पर इवन मल्टीपल में हम क्या करेंगे, मान लो हमने 2n लिख दिया, n कोई सा भी एक इंटीजर हो जाता है, ठीक है। अगर इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली आपके पास आंसर क्या आता है, हमेशा इवन मल्टीपल ही आता है, इवन नंबर आता है। जैसे मान लो तुमने कोई इंटीजर ले लिया 7, तो 2 7 जा 14, तो इवन नंबर आ रहा है। और तुमने लिख दिया लैम्डा बाय 2, 2 से 2 काट दिया और आंसर कितना आ रहा है, n लैम्डा। तुम सोच रहे होंगे ये लैम्डा कैसे आया, तो बेसिकली क्योंकि हम यहाँ पर, याद होगा तुम्हें, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं, तो इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, सो फोर्थ इसकी भी वेवलेंथ लैम्डा होगी और S2 की भी वेवलेंथ लैम्डा होगी, याद है। फ्रीक्वेंसी इसकी भी f होगी और इसकी भी f होगी। तो डेल्टा x की वैल्यू क्या आ गई, n लैम्डा आ गई। और बेसिकली क्योंकि n एक इंटीजर है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है वो, जैसे -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। इज दैट क्लियर। अगर प्लस हुआ तो ऑब्वियसली ऊपर की फ्रिंजेस पता चलेंगी, माइनस हुआ तो नीचे की फ्रिंजेस पता चलेंगी। भाई पैटर्न ये थोड़ी ना है कि सिर्फ ऊपर ही बनेगा, नीचे भी तो बनेगा। जो जैसा पैटर्न ऊपर बन रहा है वैसा पैटर्न नीचे भी बनेगा। ये चीज हो गई, हमने इतना नोट कर लिया। अब ये हमने किसके लिए लिखा है, ये एक्सक्लूसिवली हमने मैक्सिमा के लिए लिखा है। अभी सिर्फ मैक्सिमा के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाला जो पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट, यहां से यहां तक ऐसे डॉटेड लाइन बना लो एंड लेट अस से दैट दिस एंगल इज थीटा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी तुम्हारे को पता चल जाएगा। अरे यहां पर अगर मैक्सिमा बन रहा है तो एटलीस्ट हमें उसकी पोजीशन तो पता हो, विच वी विल डिनोट बाय y। कम से कम हमें उसकी पोजीशन तो पता चले। तो अब हमने यहाँ पर ध्यान से देखना, थीटा लिखा हुआ है, थीटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंगल ओवर हियर। हमने यहाँ लिखा tan थीटा विच विल बी इक्वल टू y अपॉन कैपिटल D। ये y है और ये क्या है, कैपिटल D। तुम्हारे सामने एक ट्राइंगल बनता हुआ तुम्हारे को मिल रहा होगा, ओ पी, लेट अस से दैट दिस पॉइंट इज C। तो ओ पी सी एक ट्राइंगल है जिसमें परपेंडिकुलर y है एंड उसका बेस कैपिटल D है। तो tan थीटा को मैंने y बाई डी लिख दिया। अच्छा एक और बात भाई, क्योंकि ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ तो मैं इसे साइन थीटा भी लिख सकता हूँ, ध्यान रखना कोई इसमें भेदभाव नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि ये बहुत डिस्टेंस जो है बहुत छोटी डिस्टेंस है, ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस मैं ले नहीं रहा हूँ। तो tan थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, उसमें कोई दोहराए नहीं है। दूसरी बात, तुम्हें फिजिकली निकालना है S2p माइनस S1p क्या होता है। और तुम्हें याद होगा इंटरफेरेंस में मैंने ये चीज़ बताई थी कि जैसे मान लो भाई मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। तो मैंने कहा था ना हमेशा छोटी वाली लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना। तरीका क्या होता है, भूल जाओ तो क्या याद रखना है, छोटी वाली लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना। अब एक और एग्जांपल इसी को ले लेते हैं। यहां पर छोटी वाली लाइन कौन सी है, ये वाली। तो यहां से ऊपर वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये बात क्लियर है, छोटी सी चीज है, याद रखना, बहुत काम आएगी। तो हमने क्या करा, जो S1 है यहां पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दी, ये वाली। ये क्या हो गई, हमारी परपेंडिकुलर लाइन हो गई। थोड़ा सा इसे डार्क कर देते हैं ताकि आप लोगों को ये दिखती रहे। सो दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन, लेट अस नेम दिस एज E। हम इसे छोटा सा नाम दे देते हैं स्मॉल e, ठीक है। बाकी की सारी बेकार की चीज़ों को मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये d/2 भी मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। अब तुम्हें नहीं लगता ये एक्स्ट्रा लेंथ है जो कवर हो रही है, एक्स्ट्रा लेंथ विच इज S2e। नहीं यकीन हो रहा तो हम एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। हमने लिखा S2p, S2p का डिस्टेंस क्या होगा, S2 से E और E से P। तो S2 से E प्लस E से P माइनस S1p कितना हो जाएगा, वो तो एज इट इज लिख दूंगा। अब S1p और E से P का डिस्टेंस सेम है, तो S2e प्लस E से P माइनस S1p, और ये डिस्टेंस सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास कितना बच गया, सिर्फ S2e बच गया। तो आप ये कह सकते हैं जो डेल्टा x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, S2e। यहां तक नोट डाउन कर लो, मैं रब कर दूंगा, ठीक है। तो जब हमने बेसिक मैथमेटिक्स यूज करी, मैंने यहां पर लिखा डेल्टा x इक्वल टू S2e विच इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। ये बात क्लियर है, यहां तक हमने एक चीज लिख ली।
अब S2E का मतलब हमें लिखना है। भाई हमें नहीं पता ये मतलब कितना है, मतलब ये कितनी बड़ी लेंथ है, हमें ये डी गिवन है। याद है हम फिजिक्स में क्या करते हैं, ज़्यादातर जो अननोन चीज़ें होती है उस नोन चीज़ों की फॉर्म में लेकर आते हैं, जो अननोन होता है उसे नोन की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो इसका मतलब है अगर मुझे ये लेंथ निकालनी है तो मुझे इसका यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ करें तो कैसे करें, हमारे पास कोई एंगल गिवन नहीं है। अब बड़े ध्यान से ये बात याद रखना, ये एंगल थीटा है, मैं ज्योमेट्री में नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा मैं ज्योमेट्री में, ठीक है। तो ये एंगल भी आपका क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये जो एंगल है वही ये वाला एंगल भी होगा, ज्योमेट्रिकली आप ये देख सकते हैं। अगर नहीं देख सकते तो अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ज्योमेट्रिकली कैसे आया, अभी के लिए आप कन्विंस हो जाइए कि ये आ रहा है। जिसको नहीं आए वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है कि सर मुझे ये ज्योमेट्रिकल एंगल वाला फंडा बता दो। इज दैट क्लियर। या फिर नीचे कॉमेंट कर दे तो मैं वहां पर उसे बताकर इमेज भेज दूंगा। अब मेन चीज क्या आई, S2E इक्वल टू एन लैम्डा। अब S2E मुझे निकालना है, तो ये जो छोटा सा ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, ये ऐसा सा ट्राइंगल मुझे दिख रहा है जिसमें ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये लेंथ हमारी D हो गई, ये S2 हो गया, ये E हो गया। तो ये क्या है, ये हाइपो है। और एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर। तो हम जानते हैं साइन थीटा इज नथिंग बट इट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू हाइपो। साइन थीटा, हाइपो हमारे पास कितना है, डी। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी साइन थीटा। ये हमारे पास रिलेशन बन गया, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। अब मज़ेदार बात क्या है कि साइन थीटा वाई बाय डी के भी बराबर है, यहाँ पर हमने पहले ही लिख रखा था। अब समझे मैंने क्यों यहाँ पर साइन थीटा लिखा। अगर मैं इन दो चीज़ों को रिलेट करूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा, डी वाई अपॉन में कैपिटल डी एन लैम्डा, वाई की वैल्यू आ जाएगी एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। दैट इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। इज दैट क्लियर। ये हमारे को पोजीशन दे देता है। अब देखो तुमने मान लो एन की वैल्यू 0 रखी, सेंट्रल मैक्सिमा, एन की वैल्यू 1 रखी, एन की वैल्यू 1 मतलब सेंटर से थोड़ा सा ऊपर तुम्हारे को यहाँ पर एक मैक्सिमा बनता हुआ दिखाई देगा, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक सेकेंडरी मैक्सिमा दिखाई देगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसे करके कई सारे मैक्सिमा तुम्हारे को बनते हुए नजर आ जाएंगे, है ना। तो एन की वैल्यू 1 रखोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर तुम्हारे को एक ब्राइट फ्रिंज देखने को मिल जाएगी। तो ये किस चीज़ के लिए हो गया, ये तो मैक्सिमा के लिए हो गया। अच्छा, अगर किसी ने एन की वैल्यू -1 रख दी तो यही फ्रिंज नीचे शिफ्ट हो जाएगी, नीचे देखने को मिलेगी, नीचे ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी, ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए था, ये मैक्सिमा के लिए था। तो तुम पूछोगे क्या सर मिनिमा के लिए भी ये चीज़ पॉसिबल है। हाँ, मिनिमा के लिए भी ये चीज़ पॉसिबल है। हम अगर छोटी छोटी चीज़ों को फिर से रब कर देंगे, फिर से डिराइव करेंगे तो वापस इसी हम एक्सप्रेशन पर पहुंच जाएंगे। सो दिस इज द पोजीशन फॉर मैक्सिमा, दिस इज द पोजीशन फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमास की पोजीशन आपको मिल जाती है। चलिए एक काम हम यहाँ पर करते हैं, बेसिकली मिनिमा की पोजीशंस भी निकाल लेते हैं। तो इसे लिख लो, मैं इतने रब कर देता हूँ, ये इसे आप लिख लीजिए। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि मिनिमा की क्या पोजीशन है तो बेसिकली आपको क्या लिखना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस जो कि हमने कितना निकाला था, डी साइन थीटा दैट विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। सिंपल फंडा, ज़्यादा यूज नहीं करना दिमाग, ठीक है, सिंपल फंडे याद रखने हैं। तो डी और साइन थीटा की वैल्यू तो हम जानते ही हैं क्या होती है, वाई बाय कैपिटल डी दैट विल बी ऑड नंबर क्या होता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ 2n-1। अब n की वैल्यू कुछ भी लगाओ, मान लो तुमने n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करी, अगर तुमने n की वैल्यू 0 लगाई तो 1 आ जाएगा, 2 लगाई तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4-1 3। तो n की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी कुछ भी लगाओ, तुम्हारे को ऑड नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे। कौन कौन सा ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 11 चलता रहेगा। इज दैट क्लियर। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n-1 लैम्डा बाय 2 अपॉन में स्मॉल डी और ऊपर आ जाएगा कैपिटल डी। इज दैट क्लियर। सो दिस इज द पोजीशन फॉर मिनिमा, मतलब आपको वहां पर एक डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी, बिल्कुल काली फ्रिंज देखने को मिलेगी। चलो फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर स्क्रीन बना देता हूँ, ये हमारे पास स्क्रीन आ गई,
ये हमारे पास क्या आ गया, सेंट्रल मैक्सिमा आ गया, ये पहली डार्क हो जाएगी इसके ऊपर, फिर यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमा आ जाएगा, फिर एक और डार्क हो जाएगी, फिर हमारे पास सेकंड मैक्सिमा आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर मैं डी डाल देता हूँ, ये डी, ये डी, सेंट्रल मैक्सिमा फिर एक डार्क, फर्स्ट मैक्सिमा फिर एक डार्क। इज दैट क्लियर? तो मैं D1 D2 लिख देता हूँ। तो लेट अस से तुम ये चाहते हो कि भाई तुम डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालो, ठीक है, ऐसे ही मैं और भी बना देता हूँ, तो थोड़ा सा हम इसे बड़ा बना देते हैं ताकि तुम लोगों को दिखाई दे। तो ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, ये पूरा रीजन डार्क हो गया, यहाँ पर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आ गई, फिर से तुम्हारे को देखने को मिली, फिर से ये रीजन डार्क हो गया, फिर तुम्हारे को सेकंड ब्राइट फ्रिंज देखने को मिली। अब तो क्लियर है? तो विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मैक्सिमा हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी डार्क फ्रिंज है या बेसिकली ब्राइट फ्रिंज भी है उसकी विड्थ कितनी होने वाली है। तो अभी के लिए हम सिर्फ डार्क फ्रिंज को लेकर चलते हैं, ब्राइट का भी उसका आंसर सेम ही होगा, ब्राइट और डार्क दोनों का आंसर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। देखो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो हमारे पास बनेगी, अगर हम पोजीशन देखें, पोजीशन क्या होती है, एन डी लैम्डा अपॉन में डी, तो n इक्वल टू 1 रखोगे तो फर्स्ट आ जाएगी, तो आंसर कितना आया, डी लैम्डा अपॉन में डी। यहाँ तक ये बात क्लियर हुई। अगर तुम सेकंड की पोजीशन देखोगे, ये y1 है एंड दिस इज y2, सेकंड की पोजीशन के लिए n की जगह क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे, तो 2d लैम्डा अपॉन में d। इज दैट क्लियर? अब अगर मान लो तुम्हें ये चौड़ाई निकालनी है, इतनी चौड़ाई निकालनी है, तो तुम्हें y1 को y2 में से माइनस करना पड़ेगा। भाई ये हमारे पास कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1। यही काम नीचे भी हो रहा होगा, नीचे का नहीं लिख रहा मैं। तो अगर तुम्हारे को फ्रिंज विड्थ लिखनी है तो क्या लिखोगे, y2 माइनस y1। इज दैट क्लियर? तो y2 माइनस y1 जब तुमने करा तो कितना आया, 2d लैम्डा अपॉन में d माइनस d लैम्डा अपॉन में d, दैट विल गिव यू d लैम्डा अपॉन में d। तो ये बीटा आ गया, तो ये बीटा फ्रिंज विड्थ आ गई। अब ये सबके लिए सेम है, चाहे वो डार्क ले लो चाहे वो ब्राइट ले लो, सबके लिए सेम रहने वाली है। इज दैट क्लियर? मैं अभी इसकी डीप डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि बस तुम्हारे को इतना ही फॉर्मूला काफ़ी रहता है। अब यहाँ पर से सवाल आते हैं कि कैसे सवाल आएंगे। यहाँ पर हमें पता चल रहा है ये जो बीटा है ये 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। इज दैट क्लियर? स्क्रीन और स्लिट के बीच के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ जो तुम यूज कर रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्लिट विड्थ के, वो सॉरी स्लिट विड्थ कह रहा हूँ, स्लिट डिस्टेंस इन बिटवीन द स्लिट्स के। इज दैट क्लियर? अब हुआ क्या, जब तुमने स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया तो बीटा भी बढ़ जाना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, और ये होता भी है, एक हद तक होता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे तो चीज़ें धूमिल या धुंधली होनी शुरू हो जाती है। इसलिए बात ये रिलेशन की रही तो बिल्कुल सही रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर आप इनडेफिनेटली उसे बढ़ा नहीं सकते कि भाई आपने तो 10 किलोमीटर दूर ले गए अपने स्क्रीन को, तो उससे आपकी जो फ्रिंज विड्थ होगी वो और ज़्यादा बड़ी नजर आएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो धुंधली हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। दूसरी बात, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब जैसे मान लो तुमने रेड और वॉयलेट का यूज करा, ये बहुत ज़्यादा आता है कि रेड की फ्रिंज विड्थ और वॉयलेट लाइट की फ्रिंज विड्थ, इन दोनों में से किसकी फ्रिंज विड्थ ज़्यादा बड़ी है। देखो अगर हम यहाँ पर देखें, रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 750 नैनोमीटर, और वायलेट लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 नैनोमीटर। किसकी वेवलेंथ बड़ी है, रेड की बड़ी है। अगर रेड की बड़ी है तो रेड की जो फ्रिंज विड्थ आएंगी वो भी बड़ी आएंगी, मतलब उसकी जो फ्रिंजेस आएंगी वो मोटी मोटी तुम्हारे को बड़ी बड़ी दिखेंगी, लेकिन वायलेट की पतली दिखेंगी, छोटी दिखेंगी। इज दैट क्लियर? बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। अब जैसे जैसे तुम स्लिट और स्क्रीन जो स्लिट्स हैं उन स्लिट्स का डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे उतनी फ्रिंज विड्थ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये रिलेशन बहुत याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनकर बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं कि अगर हमने इनमें से किसी भी एक पैरामीटर को चेंज करा तो उससे बीटा के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स के अंदर ये तो चीज़ लिखनी ही लिखनी है। अच्छा एक और चीज़ आ जाती है, पता है क्या, चलो नीट में बता देता हूँ, अगर आई तो तुम्हारे लिए बोनस हो जाएगा। मान लो उसने कहा कि भाई ये तुम्हारा पूरा का पूरा पैटर्न है, पूरा का पूरा YDSC का एक्सपेरिमेंट है, उसे मैंने ले जाकर पानी के अंदर रख दिया, उसे मैंने क्या करा, किसी मीडियम में डुबो कर रख दिया, तब फ्रिंज विड्थ पे क्या असर पड़ेगा। यहाँ पर बड़ी ध्यान से समझना, अगर तुम बात कर रहे हो मीडियम की, बीटा इन मीडियम, तो यहाँ पर म्यू से डिवाइड कर देना, सिंपल एज दैट। किससे डिवाइड कर दोगे, म्यू से डिवाइड कर दोगे।
तो अगर तुमने किसी मीडियम के अंदर रख दिया, क्योंकि मीडियम का म्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है, 1 से बड़ा होता है, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पर क्या करा, इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ पर पानी भर दिया, यहाँ पर वाटर भर दिया, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, पतली हो जाएंगी, पतली पतली फ्रिंज विड्थ तुम्हारे को देखने को मिलेगी। तो यही है चीज़ फ्रिंज विड्थ के बारे में। अब जो तुम्हारे को मैं बताता हूँ वो है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो बेसिकली होता क्या है, ये हमारे पास पूरा पैटर्न है और ये हमारी सोर्सेज है। ये हो गया था हमारा S1 सोर्स और ये हो गया था हमारा S2 सोर्स, याद आया। ये वो सेंट्रल लाइन थी बीच की, यहाँ पर CA वाला सेंटर। हम यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पर ध्यान देंगे। अब होता क्या है, YDSE के अंदर सबके बीटा सेम होते हैं, है ना, तो सबके एंगुलर फ्रिंज विड्थ, जिसे हम मान लो किसी और नाम से लिख देते हैं, मान लो अल्फा से लिख देते हैं, बीटा से लिख देते हैं, गामा या थीटा, किसी भी एक कह लो वेरिएबल से दिखा देते हैं। ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होती है वो सबकी सेम होती है। अब तुम सोचोगे यार एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या हो गई, आर्क एंगल पढ़ा था 10th क्लास के अंदर जब हम सर्कल बनाते थे, तो हमने ये सर्कल बनाया, ठीक है, देखो कितना परफेक्ट सर्कल बना है। तो ये जो एंगल होता था इसे तुम आर्क एंगल कहते थे। अभी के लिए ये समझ लो, ये जो आर्क एंगल है यहाँ पर हमारे पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। भाई पहले तुम फ्रिंज विड्थ लीनियरली देखते थे, अब फ्रिंज विड्थ एंगल के हिसाब से देख रहे हो, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो गई। खैर उसे जाने दो, वो हमारा मेन मोटो नहीं है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला आता है इसका। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, कैपिटल डी। ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है बहुत छोटी। तो याद है जब भी हम आर्क एंगल लिखते थे बहुत छोटे डिस्टेंसेस के लिए, बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखते थे, ये रेडियस होती थी r, तो ये जो आर्क लेंथ निकल कर आती थी ये कितनी हो जाती थी, r अल्फा। याद आया, याद नहीं आया तो याद रखना, ये r अल्फा होती है विच इज़ द आर्क लेंथ। यहाँ पर अगर तुम इसे देखोगे, ये वाली भी तो आर्क लेंथ ही है, हाँ या ना, ये भी आर्क लेंथ हो गई। क्योंकि ये एंगल इतना ज़्यादा छोटा है, जो ये d है वही ये भी है और वही ये भी है, मतलब C2 P1 की दूरी एंड C2 P2 की दूरी ये भी d के बराबर है, क्योंकि एंगल बहुत हमारा छोटा है। इज दैट क्लियर। अभी हमने बात करी कि कोई सी भी फ्रिंज हो उसकी जो विड्थ होती है वो बीटा ही होती है, और बीटा का मतलब होता है d लैम्डा अपॉन में स्मॉल d। तो यहाँ पर ये जो आर्क लेंथ निकल कर आएगी ये बीटा के बराबर होगी। इज दैट क्लियर। लेकिन अभी हमने क्या बोला, आर्क लेंथ का फॉर्मूला कितना होता है, r इंटू अल्फा। आर की जगह यहाँ पर रिप्लेस क्या हुआ है, d, तो d इंटू अल्फा। इज दैट क्लियर। देखो d से d कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकल गई, लैम्डा अपॉन में d। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसके ऊपर आता है कि कोई सी भी मैक्सिमा या कोई सी भी मिनिमा ले लो, उसकी जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगी वो कितनी होगी। इज दैट क्लियर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात आ जाती है, कैलकुलेशंस। अच्छी कैलकुलेशन है तो कर पाओगे, नहीं है तो फिर क्वेश्चन चला जाता है। इज दैट क्लियर, वरना टाइम तो जाता ही जाता है। अब अगर हमने ये वाली बात कर ली है, देन हमें ये बात करनी चाहिए जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि भाई मान लो तुम्हारे को ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन है, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आप ये बताइए कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा है, कितने नंबर ऑफ मिनिमा है, या फिर आपके YDSE एक्सपेरिमेंट के अंदर है एज अ टोटल कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मिनिमा आ रहे हैं, है ना। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी तुम समझ जाओगे। तो इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, पता है क्यों। तुम लोगों ने अभी वो तो कर ही लिया होगा ना कि इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर, ठीक है, इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 इंक्लाइंड मिरर। अगर 2 मिरर थीटा डिग्री के एंगल पर है तो कितनी इमेजेस बनेगी। तो तुमने ये भी एक्सपीरियंस करा होगा, यार मेरा आंसर 7 निकल रहा है लेकिन आंसर 8 आ रहा है, मेरा आंसर अब 8 आ रहा है तो उसका आंसर 6 आ रहा है ना। तो इसलिए क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म्ड, मतलब जो हमारी मैक्सिमा फ्रिंजेस है या मिनिमा फ्रिंजेस है, और मैं इसमें यूज़ करूँगा डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, इस वाले फॉर्मूला का। तुम कहोगे सर ये फॉर्मूला आप क्यों यूज़ कर रहे हो। अरे एक बात सोचो, एन क्या डिनोट करता है, एन डिनोट करता है कितने सेकेंडरी मैक्सिमा बन गए अपार्ट फ्रॉम योर सेंट्रल मैक्सिमा, कितने और सेकेंडरी मैक्सिमा स्क्रीन के ऊपर बन रहे हैं। मैं फिर से एक और बार बता देता हूँ, अपार्ट फ्रॉम योर सेंट्रल मैक्सिमा कितने और सेकेंडरी मैक्सिमास तुम्हारे यहाँ पर बनकर आ रहे हैं, ये उसका नंबर डिनोट करता है ना। जीरो को तो हम लेकर ही नहीं चलते, हम सीधा 1 से लेना शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड n। तो अब मेन बात ये आई, सेंटर को छोड़कर कितने मैक्सिमास बन रहे हैं वो हम देखना चाहते हैं। अब उसके लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा n इक्वल टू डी साइन थीटा अपॉन में लैम्डा। अब भाई ये होना चाहिए मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमम नंबर होने चाहिए।
अगर मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है तो इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। डी फिक्स है, लैम्डा फिक्स है, क्या बचा हमारे पास, ये एंगल साइन थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, +1। तो एन मैक्सिमम कितना आ गया, मतलब इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा यू कैन हैव। लेकिन पता है क्या, इस चीज़ में मैं एक और चीज़ बता दूं, तुम लोग याद रखना, आंसर सिर्फ इसी पर नहीं आएगा। जैसा कि मैंने अभी बोला, कैलकुलेशन बड़ी गंदी होगी, ठीक है। अब कैलकुलेशन बड़ी गंदी आ रही है तो फिर तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर, या तो जैसे मान लो तुम्हारा आंसर आया 7.5, है ना, मान लो तुम्हारा आंसर आ गया 7.5, और ऑप्शंस में ये भी गिवन है, 8 भी गिवन है, 7 भी गिवन है। तो आधे बच्चे 8 पर मारेंगे, आधे बच्चे 7 पर मारेंगे, मतलब तुम्हारी हो जाएगी 50-50% की प्रोबेबिलिटी। एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पर ना ऐसे लगा देना बॉक्स, दिस इज कॉल्ड एज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इज दैट क्लियर? मैं मैथमेटिक्स में नहीं जाऊँगा। अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है 7.5, डायरेक्ट 7 आंसर ले लो। तुम्हारा आंसर आ रहा है 7.8, आंसर आएगा 7। मतलब जो भी तुम्हारा आंसर आए उससे प्रीसीडिंग नंबर ले लेना, ठीक है, उससे क्या कर ले लेना, प्रीसीडिंग नंबर। मैं भावों में बह गया तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डायग्राम मैं बनाने लग गया, मुझे ये नहीं बनाना चाहिए, बस मुझे ये बता देना चाहिए नीट वाले स्टूडेंट को कि भाई देखो, अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है 9.1 तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है 8.8 तो आंसर कितना आ जाएगा, 8। अगर तुम्हारा आंसर इवन 8.2 आ रहा है तो भी आंसर 8 ही आएगा, 8.9 आ रहा है तो भी आंसर 8 ही आएगा। इज दैट क्लियर? ये याद रखना। अब मिनिमा के लिए भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है, कोशिश करो निकालने की मिनिमा के लिए। तो जो बच्चे मिनिमा के लिए निकालना चाहते हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो लिखेंगे डेल्टा एक्स डी साइन थीटा 2n-1 लैम्डा अपॉन में 2, और साइन थीटा की वैल्यू अगेन आपको 1 करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा डी अपॉन में लैम्डा 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज इक्वल टू n। फंडा अभी भी क्लियर रहना चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल डी अपॉन में लैम्डा की वैल्यू है 7.5, हाफ का मतलब कितना होता है 0.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। तो 8 का आंसर कितना आ गया 8। मान लो डी बाई लैम्डा की वैल्यू है 7.7, ये 0.5, आंसर कितना आ रहा है 7 5 12, दैट इज 8.2, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। इज दैट क्लियर? हमेशा याद रखना, पॉइंट की चाहे कोई भी वैल्यू आ जाए, तुम्हें ये वाला डिजिट चूज करना है, ये वाला डिजिट। तो ये आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस विच कैन बी फॉर्म्ड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, आराम से न्यूमेरिकल करेंगे। पहले पता तो लगा लें सारे फॉर्मूले। देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मान लो नेट इंटेंसिटी निकालनी है I1 I2 2 √I1 √I2 cos ऑफ 5। अच्छा एक और चीज़ है, लेक्चर के पहले मैंने बतानी शुरू कर दी ना वो 4 कंडीशन, तो एक और कंडीशन है भाई, ये जो दोनों सोर्सेज हैं S1 और S2, जो दोनों मिनिएचर सोर्सेज बने हैं, उन दोनों की इंटेंसिटी सेम रहनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? दैट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट कंडीशन अमंग द 4 विच आई हैव एक्सप्लेन्ड प्रीवियसली। तो आई नेट की वैल्यू कितनी होगी, I1 + I2 2 √I1 I2 cos 5। और मजेदार बात क्या है, I1 और I2 फॉर ऑब्वियस रीजंस I0 के बराबर है, दैट इज दोनों की जो इंटेंसिटियां है वो कितनी है, I0 और I0 है। अगर तुम यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगाओगे तो आंसर कितना आएगा, I0 2 √I0 cos 5, ये आपके पास कितना आ जाएगा 2I0 + 2I0 cos 5। यहाँ से मैं बाहर ले लेता हूँ 2I0 1 + cos 5। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर फाई एंगल सबको पता है ना, पाथ वो फेज डिफरेंस होता है, याद है ना, पिछली बार कराया था फेज डिफरेंस। लोग सोच रहे होंगे फाई क्या है, फेज डिफरेंस मैंने रिलेशन भी लिखा था, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का। ये मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ कि भाई तुम्हें याद रहे। खैर जाने दो उस बात को। कॉस फाई को तुम तोड़ देना डबल एंगल फॉर्मूला से, तो तुम जानते हो कॉस फाई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस फाई इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 5/2 -1, और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर 5/2। कोई सा भी एक फॉर्मूला हम इसके अंदर लगा सकते हैं। मैं ये वाला फॉर्मूला इन्वोक करने के लिए कहूँगा। अच्छा मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, ये क्यों नहीं लगा रहा, एक बात खुद सोचो, फिर 1 को इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, तो 2 - 2 साइन स्क्वायर 5/2 आंसर आ जाएगा। ये वाला लगा दो, देखो 1 से छुटकारा मिल जाएगा, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 है,
वैसे तो आंसर दोनों से ही निकल कर आ जाएगा, लेकिन कोई फर्क हमें पड़ने नहीं वाला। तो 2i0 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 5/2 -1, एंड हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल कर देना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे मैं 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर दूं, मैं पहले ही मना कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कौन कौन सोच रहा होगा। ये कैंसिल मत कर देना, ठीक है, ये एंगल है, ये आर्गुमेंट है इस फंक्शन का, और ये बाहर है, ये बाहर है, इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आई नेट। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस फॉर्मूले को मत भूलना। रात को 2 बजे भी तुम्हारे को अगर मैं पूछूं ना कि ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला बता भाई, मुझे फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। इज दैट क्लियर? क्यों, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये फॉर्मूला लिख लो और इसके बाद हम इंटेंसिटी का कर्व बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटेंसिटी का कर्व। अब अगर मैं यहां पर बात करूं वेरियस पोजीशंस की, देखो ये सेंट्रल पोजीशन है, सेंट्रल पोजीशन, ये कह लो सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज आवर सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा में पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी थी, तो तुम कहोगे 0। तो फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम कहोगे 0। कुछ बच्चे भी सोच रहे होंगे कैसे आई है। अरे फॉर्मूला अभी अभी बताया है, डेल्टा एक्स अपॉन में लैम्डा, डेल्टा फाई अपॉन में 2 पाई। तुमने इसे 0 कर दिया तो डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये फॉर्मूला भी मत भूलना, कभी भी मत भूलना प्लीज, ठीक है। तो अगर मान लो तुमने यहाँ पर ये जो डेल्टा फाई है, या कह लो ये जो फाई है, अगर तुमने इसकी वैल्यू 0 कर दी तो सेंट्रल के लिए क्या आंसर आएगा, 4i0 कॉस स्क्वायर 0। कॉस 0 कितना होता है 1, तो उसका स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो आपकी बनेगी वो बनेगी 4i0 इंटेंसिटी की। उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 4i0 होगी। अच्छा ठीक है, अब मान लो तुम पहले ब्राइट फ्रिंज पर चले गए, पहले ब्राइट फ्रिंज पर, तो फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल, तुम फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज पर चले गए, जिसे तुम सेकेंडरी मैक्सिमा भी कहोगे, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा जो मर्जी कह लो। तो उसके अंदर तुमने क्या देखा था, उसके अंदर तुमने ये देखा था कि वहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 लैम्डा आ रही थी, याद आया। डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा होती है, तो डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू 1 लैम्डा अपॉन में लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई। और मज़ेदार बात पता है क्या है, कॉस ऑफ 2 पाई भी 1 ही होता है, वो भी प्लस का 1। तो उसके लिए भी आंसर कितना आएगा, 4i0 आएगा। तो यार बड़ी अजीब बात है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए भी, मतलब सेंटर को छोड़कर, सेंटर को छोड़ के कोई भी ब्राइट फ्रिंज ले लो तुम, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी कोई भी ले लो, सबके लिए आंसर 4i0 ही आने वाला है ना। तभी तो कहा जाता है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। और मजेदार बात पता है क्या है, यहाँ पर जितनी भी डार्क होंगी वो डार्क ही होंगी, उनकी इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी तुम्हारे को 0 देखने को मिलेगी, और जितनी ब्राइट होंगी वो सारी की सारी ब्राइट ही होंगी, उनकी इंटेंसिटी आपको 4i0 देखने को मिलेगी। चटकदार यहाँ पर फ्रिंजेस हमारे को देखने को मिलती है, ये हमेशा याद रखना। इज दैट क्लियर? तो ये पहली सेंट्रल ब्राइट हो गई। अब इसका पता है कर्व कैसा बनता है, इसका कर्व ऐसे बनता है, ये ऐसे बना देता हूँ मैं, याद है मैं पीछे कर्व की बात कर रहा था, ये पहला, ये कर्व बन गया, ठीक है, इतना नोट कर लो, बाकी मैं यहाँ पर से नीचे से मिटा रहा हूँ ताकि मैं कर्व्स को दिखा पाऊँ तुम्हारे को। ये पहला कर्व बन गया, अब फिर ये दूसरा कर्व बनेगा, ये भी 4i0 का, ये तीसरा कर्व बनेगा 4i0 का, ऐसे ही ऊपर भी बनता जाएगा, ये बेल शेप टाइप के कर्व ऊपर भी बनते जाएंगे, ठीक है। तो अब तुम कहोगे ये क्या है, ये तुम्हारा फर्स्ट डार्क है, तो तुम कहोगे सर प्रूफ करो कि डार्क के लिए आंसर डार्क ही आना चाहिए, है ना। मुझसे भी तो क्वेश्चन करोगे कि भाई सर मुझे नहीं पता कि डार्क डार्क कैसे आ रहा है ना, मैं कॉमन सेंस का यूज़ नहीं कर रहा अभी, ठीक है, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि ये डार्क डार्क कैसे आ रहा है। ठीक है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक बात बताओ, फर्स्ट डार्क के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होती थी, अब तुम भूल गए, है ना, मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो और ये भूल गए कि पहले डार्क के लिए डेल्टा एक्स की, ये कह लो पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती थी। जो अच्छा बच्चा होगा उसे याद होगी कि भाई λ/2 होती थी, है ना। मैंने पहले ही बताया था, क्या लिखा था मैंने, 2n-1 λ/2, n की वैल्यू 1 रख देना, तो आंसर कितना आएगा, λ/2। तो अगर मैं इसे रिलेट करूं इस वाले एक्सप्रेशन को रख के, तो मेरे पास डेल्टा फाई की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो कितना आएगा यहाँ पर, λ/2 अपॉन में लैम्डा इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन में 2 पाई। इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई पाई। अगर डेल्टा फाई की वैल्यू पाई आ गई
तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 4i0 cos स्क्वायर π/2, और cos π/2 कितना होता है 0। इसलिए जितनी भी डार्क फ्रिंजेस हमारे को देखने को मिलेगी उनकी इंटेंसिटी कितनी देखने को मिलेगी, हमारे को 0 देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक काम हम यहाँ पर कर सकते हैं, पता है क्या काम हम यहाँ पर कर सकते हैं? अगर तुम चाहो तो मैं थोड़ा और डीप डिटेल में जा सकता हूँ। मैं ये भी बता सकता हूँ तुम्हारे को कि ये प्लॉट आया कैसे, और खैर जाने तो चलो ये प्लॉट आया कैसे, मैं ये बता सकता हूँ इस प्लॉट के हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी एग्जिस्ट कर रही होगी। तो बेसिकली मैं ये प्लॉट यहीं पर रिक्रिएट कर सकता हूँ जो तुम बुकों में से ऐसे ही रट लेते हो, अगर तुम मुझे अलाउ करो तो, और कोई मुझे रोकने वाला यहाँ है नहीं तो मैं करूँगा। 4i0 cos स्क्वायर डेल्टा φ/2, मुझे यहाँ पर से इस डेल्टा फाई को हटाना है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। मुझे पता है डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है ये, मुझे पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है ये। इज दैट क्लियर? ये पूरा चैप्टर ही फॉर्मूलों का गेम है। मैं चाहता तो एक लाइन में इस चैप्टर को खत्म कर देता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम लोग अच्छे से सीखो, जो सीखो हो तो तुम मेरे ही स्टूडेंट्स। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर? अच्छा एक चीज बताओ, बीटा का मतलब क्या था? डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। देखो डी भी आ गया, मैंने डेल्टा फाई की वैल्यू निकाली है, याद रखना। पहले हमने ये ऐसे करके निकाल लिया इतना हिस्सा, मुझे पता है अभी भी कई बच्चों के समझ नहीं आया होगा, मैं एक और बार निकाल देता हूँ, ठीक है? मैं एक और बार बता देता हूँ। मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, डेल्टा फाई को रिप्लेस करने वाला हूँ। तो डेल्टा फाई को रिप्लेस हम कैसे करेंगे, इसे हम रिलेट करेंगे डेल्टा एक्स से। तो डेल्टा एक्स अपॉन में लैम्डा डेल्टा फाई अपॉन में 2 पाई। वी नो दैट डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होती है डी साइन थीटा, उसे हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 पाई को उस तरफ, तो 2 पाई मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स की जगह लिखूंगा डी साइन थीटा अपॉन में लैम्डा। इज दैट क्लियर? मैं इस क्रॉस के साइन को हटा देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कि एक्स ही आ गए यहाँ पर। और साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल डी। इज दैट क्लियर? तो डेल्टा फाई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब बीटा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ पर से मैं 2 पाई वाई अपॉन बीटा ऐसे लिखकर छोड़ सकता हूँ। ये डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4i0 cos स्क्वायर 2y पाई अपॉन बीटा। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखकर छोड़ दिया। 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज़ आप ये लोग नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला आया है इंटेंसिटी का, 4i0 cos स्क्वायर 2 पाई वाई अपॉन में बीटा। अब देखो तुमने कहा ना कि ये कर्व ऐसा क्यों बन रहा है, मान लो मैंने सेंट्रल ब्राइट कर्व ले लिया, सेंट्रल ब्राइट सेंटर से, मतलब ये सेंट्रल फ्रिंज है तुम्हारे को, जिसे तुम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हो। मान लो तुम सेंटर से कहीं किसी डिस्टेंस y पर गए और वो y डिस्टेंस तुमने लिया लेटस से बीटा बाय 6, कितना लिया बीटा बाय 6। तो यहाँ y की वैल्यू बीटा बाय 6 लगा दो, तो 4i0 cos स्क्वायर 2 पाई बीटा अपॉन में 6 अपॉन बीटा, बीटा से बीटा कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा 3, 4i0 cos स्क्वायर पाई बाई 3 कितना होता है 60 डिग्री, कितना होता है 60 डिग्री। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 4i0 cos स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है 1/4। तो आंसर कितना आ रहा है i0, मतलब बीटा बाय 6 पर तुम्हारी जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी i0, और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है 4i0। तो अलग अलग पोजीशंस के लिए, बीटा की अलग अलग पोजीशंस के लिए, जैसे मान लो बीटा बाय 2 हो गई, या फिर कोई और जो भी तुम्हारा मन करे, कोई भी बीटा की पोजीशन ले लो, जैसे मान लो मैंने बीटा बाय 10 ले ली या बीटा बाय 11 ले ली, किसी भी बीटा की पोजीशन के लिए एक्चुअली तुम्हारे पास यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो अब हुआ क्या, तुम्हें कैसे पता कि ये कर्व ऐसे ही बना, या मुझे कैसे पता ये कर्व ऐसे ही बना? ऑब्वियसली जब ये कर्व फॉर्म हो रहा था मैंने पहले ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला, ये फॉर्मूला बना दिया, फिर इस फॉर्मूले में मैंने डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई पुट करके देखी इन द टर्म्स ऑफ बीटा। एक बार मैं उन वाई की वैल्यूज को यहाँ पुट करके देखता रहा तो मेरे पास ये बेल शेप देखने वाला
कर्व आ गया। इज दैट क्लियर? वरना आप डेस्मोस में भी जाकर इसे बना सकते हैं। ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये पार्ट इंपॉर्टेंट था। ये बस आपको दिखाने के लिए था थोड़ा सा कि देखो ये कर्व बनाना पॉसिबल है, मेरी क्लास में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फॉर स्लिट टू बी सर्कुलर व्हाट विल बी द शेप ऑफ द फ्रिंजेस? द ऑप्शंस आर पैराबोला, टू बोला, मैं बोला या फिर हाइपरबोला। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि देखो भाई तुम अभी तक तो लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी पट्टियां यूज कर रहे थे, रेक्टेंगुलर स्लिट्स यूज कर रहे थे। अब मान लो मैंने रेक्टेंगुलर स्लिट्स को हटाकर वहां 2 डॉट मार दिए। कहने का मतलब है जो गत्ता था, जो हम गत्ता यूज कर रहे हैं, यहाँ पर 2 डॉट मार दिए मैंने, ऐसे छोटे छोटे 2 डॉट्स मार दिए। इज दैट क्लियर? तो अब जो फ्रिंज पैटर्न निकल कर आएगा वो दिखेगा कैसे? तो याद रखना वो जो शेप होगी वो हाइपरबोला की शेप होगी। इज दैट क्लियर? ऐसी फ्रिंजेस आपको दिखाई देंगी। अब तुम कहोगे सर इसे कोई प्रूव करने का तरीका है? नहीं, प्रूव करने का तरीका नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए आंसर याद रखना सिर्फ और सिर्फ हाइपरबोला होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बैटरी कम हो गई थी फ़ोन की, जिस वजह से मुझे बोर्ड पर रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी, मगर फिर भी मैं यहाँ पर सिखा दूंगा। टॉपिक लिखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास स्लैब इन फ्रंट ऑफ ईदर ऑफ स्लिट। किसी भी एक स्लिट के आगे अगर मान लो मैं ग्लास स्लैब रख दूंगा तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस मुझे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को समराइज़ कर दूँ। ये जो टॉपिक है ये 10% इसके आने के चांसेस है, मतलब अगर ओवरऑल वाईडीएसई को देखा जाए, वाईडीएसई से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसके 10% रहेंगे। पेपर अगर हार्ड हुआ तभी ये मतलब ये वाला टॉपिक आएगा, अगर पेपर ईजी हुआ तो नॉर्मल वाईडीएसई का आएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस टी है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, वो या तो S1 या S2 किसी एक के सामने हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि इसके इंट्रोडक्शन से एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इज बीइंग इंट्रोड्यूस। कुछ एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है हमारे सिस्टम के अंदर, जिसका फार्मूला होता है T μ-1। सो इतना एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऐड हो जाता है हमारे सिस्टम के अंदर। याद रखिएगा ये जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है ये आपको उसी स्लिट के आगे या उसी स्लिट के साथ इंट्रोड्यूस करना है जिस स्लिट पर आपने अपना ये स्लैब रख रखा है। क्या ये बात क्लियर है? मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। अगर मान लो तुमने S1 स्लिट के पास ये स्लैब रख दी है, तो जो S1 स्लिट से लाइट की रेज आती थी, ये वाली जो लाइट की रेज आ रही थी, अब लाइट की रे को एयर में तो डिस्टेंस कवर अप करना ही करना है, साथ ही साथ उसे इस स्लैब के अंदर से भी डिस्टेंस कवर अप करते हुए जाना है। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे मान लो मैं एक सीधी रोड बना दूँ, ये सीधी रोड है, ठीक है, और उसके बीच में दलदल डाल दूँ, दलदल या फिर कह लो कीचड़ डाल दूँ, तो तुम्हें सीधी रोड पर तो जाना ही है। तो तुम्हारी इस ये जो पर्टिकुलर लेंथ है ये चेंज नहीं होने वाली, लेकिन जैसे ही तुम दलदल में या फिर कीचड़ में उतरोगे तो तुम थोड़ा सा लड़खड़ा के फिर जाओगे, है ना? मानते नहीं मानते? तो तुम कुछ एक्स्ट्रा पाथ यहाँ पर क्या है कवर कर लोगे, ऐसे ऐसे कुछ एक्स्ट्रा पाथ तुमने यहाँ पर कवर कर लिया, क्योंकि कीचड़ के अंदर सीधी लाइन में तो तुम जा नहीं पाओगे, है ना? कुछ एक्स्ट्रा ही कवर करोगे। तो ध्यान रखना ये जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस होता है ये उसके साथ ऐड हो जाएगा, उस रे ऑफ लाइन के साथ या उस वेव ऑफ लाइन के साथ ऐड हो जाएगा जिस स्लिट के आगे तुम ये पर्टिकुलरली स्लैब लगा रहे हो। तो हम डेल्टा एक्स को क्या लिखते थे, हम लिखते थे डेल्टा एक्स को S2P माइनस S1P, लेकिन S1P के साथ ये डेल्टा एक्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा क्योंकि S1 के सामने ही हमने रख रखी है स्लैब। तो हम यहाँ पर नॉर्मली अपने फॉर्मूले को कंप्लीट करेंगे और S2P माइनस S1P हमारे पास क्या होता है, हमें पता है, इट इज d साइन थीटा माइनस डेल्टा एक्स एक्स्ट्रा। डेल्टा एक्स एक्स्ट्रा हमारे पास कितनी है, T μ-1। तो ये हमारे पास टोटल पाथ डिफरेंस निकल कर आ गया इस सिनेरियो का। अब तुम कहोगे सर अभी तो हमने क्या करा है, S1 के आगे इंट्रोड्यूस करा है, अब अगर मान लो मैं S2 के आगे इंट्रोड्यूस कर दूं या मान लो मैं दोनों जगह ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दूं तो क्या होगा, वो हम अलग अलग केस में सीखेंगे। तो अभी के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि दिस इज आवर केस 1, दिस इज आवर केस 1 विच वी आर स्टडिंग। तो अब मान लो तुम्हें बात करनी है मैक्सिमा की और तुम्हें बात करनी है मिनिमा की। तो डेल्टा एक्स मैक्सिमा के लिए हर अच्छे बच्चे को पता है n लैम्डा होता है और मिनिमा के लिए 2n-1 लैम्डा बाय 2 होता है। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए। साइन थीटा की वैल्यू आप जानते हैं y/d होती है,
यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू क्या होती है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, जिस भी मैक्सिमा को आप निकालना चाहते हैं उसकी पोजीशन। तो आपको पता चलेगा कितना हुआ, n लैम्डा प्लस टी म्यू माइनस 1 इक्वल टू डी अपॉन कैपिटल डी y। बेसिकली मैंने क्या करा, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले गया, देन मैंने y की वैल्यू निकाल ली इक्विवेलेंटली, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को कहते हैं शिफ्ट का फॉर्मूला, ये इसे कहते हैं हम शिफ्ट, फ्रिंज शिफ्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो पोजीशन आ गई, फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी ऑन द स्क्रीन, लेकिन इसे कहते हैं हम फ्रिंज शिफ्ट। और तुम्हें याद आएगा ये तुम्हारी पुरानी पोजीशन है, ओल्ड पोजीशन ऑफ फ्रिंज व्हेन देयर वाज नो स्लैब। जब कोई स्लैब नहीं इंसर्टेड था तो ये ओल्ड पोजीशन आ गई, लेकिन उस ओल्ड पोजीशन के साथ कुछ नई चीज़ ऐड हो रही है ना, तो वो नई चीज़ क्या है, शिफ्ट, खिसक जाना। क्योंकि बेसिकली होगा क्या यहाँ पर, जो तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा था अब वो सेंटर में नहीं पड़ेगा, अब वो खिसक कर ऊपर चला जाएगा। जो फर्स्ट मैक्सिमा था वो भी खिसक कर ऊपर चला जाएगा, हर कोई खिसकना शुरू हो जाएगा। ऐसा केस सिनेरियो आ सकता है कि जहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, क्या पता वहाँ पर मिनिमा बनना शुरू हो जाए, और जहाँ मिनिमा बन रहा था वहाँ पर मैक्सिमा बनना शुरू हो जाए। ऐसी शिफ्टिंग भी पॉसिबल है, आप बात समझ रहे हैं। क्या पता ऐसा हो जाए जहाँ मैक्सिमा बन रहा था वहाँ मिनिमा बन जाए, और जहाँ मिनिमा बन रहा था वहाँ मैक्सिमा बन जाए। या फिर टोटल शिफ्टिंग ऐसी आ जाए कि हम जैसे बीच में देख पा रहे थे कि आधा मैक्सिमा ऊपर है आधा मैक्सिमा नीचे है, क्या पता जो मैक्सिमा हो वो 1/3 ऊपर आ जाए 2/3 नीचे हो जाए, या फिर टोटल मैक्सिमा यहाँ पर शिफ्ट हो जाए और यहाँ पर मिनिमा रहे। तो कुछ भी शिफ्टिंग मतलब क्या है, खिसक जाना, तुम अपनी जगह से खिसक गए, दैट्स इट। तो ये हमें याद रखनी है, ये शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। अगर y मिनिमम का फॉर्मूला निकालना है तो इसी फॉर्मूले से मैं बनाना सिखा देता हूँ। n की जगह लिख देना 2n-1/2, इज दैट क्लियर। बाकी d लैम्डा बाई डी तो एज इट इज आता ही आता है, शिफ्टिंग के फॉर्मूले में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर तुमसे कहे भाई थर्ड मिनिमा कितना शिफ्ट हो गया, तो थर्ड मिनिमा के लिए n इक्वल टू 3 लगा देना यहाँ पर, तुम्हारे को ये पता चल जाएगा कि थर्ड मिनिमा की पोजीशन क्या है, क्या है थर्ड मिनिमा की पोजीशन क्या है। लेकिन अगर तुम्हें शिफ्टिंग निकालनी है तो शिफ्टिंग के लिए सिर्फ इतनी चीज को इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो हमें ये पता चला शिफ्टिंग का सिर्फ इतना ही फॉर्मूला होता है, दिस इज द शिफ्ट फॉर्मूला। इतना शिफ्ट कर गया, वो कहे थर्ड मिनिमा कितना शिफ्ट कर गया, तो इस फॉर्मूले से निकालो थर्ड मिनिमा कितना शिफ्ट कर गया। वो कहे थर्ड मिनिमा की पोजीशन कितनी है, तो इस वाले फॉर्मूले से निकालो, वाई मिनिमम के फॉर्मूले से निकालो कि थर्ड मिनिमा की पोजीशन कितनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक एग्जांपल हम ये लेते हैं कि स्मॉल डी की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, या 1 मिलीमीटर नहीं लेते, मान लो 1 तो बहुत छोटा हो जाएगा यार, 1 मत लो, तुम्हें पता ही है, 10 मिलीमीटर ले लो। 10 मिलीमीटर लैम्डा की वैल्यू ले लो तुम 900 नैनोमीटर, और कैपिटल डी की वैल्यू ले लो तुम 1 मीटर। अब ये सारी चीज़ें हमारे को गिवन है, वो कहे व्हाट इज न्यू पोजीशन of fifth minima and second maxima if slab of thickness 1 millimeter and refractive index 1.5 is introduced in front of first slit S1। ऐसे दे दे वो, ये फिफ्थ है, ठीक है। मुझे पता है तुम्हारे को ये राइटिंग समझ नहीं आई होगी, फिफ्थ। तो अगर मान लो तुम्हारे को फिफ्थ मिनिमा का फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखोगे, 2n-1/2 लैम्डा डी अपॉन में डी प्लस टी म्यू माइनस 1 अपॉन में कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। पहला स्टेप क्या होता है हमारा, पहला स्टेप है फॉर्मूले को लिखना, पहला स्टेप क्या है, फॉर्मूले को लिखना। दूसरा स्टेप क्या है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना। n की वैल्यू को क्या लगाना पड़ेगा, 5 लगा दो, 2 × 5 - 1। लैम्डा की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है, 900 नैनोमीटर, जिसे नहीं पता नैनो मतलब 10⁻⁻⁹। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी ले रखी है, 1 मीटर। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी ले रखी है हमने, 10 मिलीमीटर। इज दैट क्लियर। प्लस थिकनेस की वैल्यू 1 मिलीमीटर, म्यू की वैल्यू 1.5, कैपिटल डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, मैं यही लिख देता हूँ 1 मीटर।
अपॉन में स्मॉल डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 मिलीमीटर। इसे इवेल्युएट कर देना तो तुम्हारे पास फिफ्थ का आंसर आ जाएगा और मुझे कमेंट में लिख कर देना कि भाई फिफ्थ का आंसर कितना आ रहा है। जो बच्चे सेकंड मैक्सिमा का आंसर निकालना चाहते हैं उन्हें पता ही है सबसे ईजीएस्ट फॉर्मूला यही है लगाने के लिए हमारे पास, वो हम लगा देंगे। और कुछ बच्चे जो जागरूक हैं वो ये भी बता देंगे सर यार इनकी वैल्यू क्या है 2 लगानी है। अब बच्चों मैं तुमसे पूछूं मान लो शिफ्ट कितना आया दोनों के लिए, सेकंड मैक्सिमा के लिए या थर्ड मिनिमा के लिए, तो तुम बोलोगे सर शिफ्ट दोनों में तो सेम ही फॉर्मूला आ रहा है शिफ्ट का, है ना, ये स्मॉल डी है यहाँ पर, शिफ्ट का फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। तो हमें यहाँ पर से क्या पता चला कि जो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है, शिफ्ट का फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। इवन वो मैक्सिमा है मिनिमा है उसे कोई मतलब नहीं है, वो 10वां मैक्सिमा है या 5वां मिनिमा है उसे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है वो इंडिपेंडेंट होता है लैम्डा के। इसका मतलब है चाहे वायलेट लाइट हो या फिर रेड लाइट हो या कोई भी कलर लाइट हो, एनी कलर्ड लाइट, कोई सी भी कलर की लाइट हो सबके लिए सेम शिफ्ट आएगी। शिफ्ट ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट पर डिपेंड करता है, जैसे थिकनेस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, कैपिटल डी की वैल्यू हो गई, स्मॉल डी की वैल्यू हो गई, शिफ्ट इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। अच्छा तुमसे कोई कहे क्वेश्चन में मान लो ये पूछ लिया कि भाई सेंट्रल ब्राइट इज शिफ्टेड बाय 5 मिलीमीटर, फाइंड शिफ्ट ऑफ थर्ड मिनिमा। देखो सवाल क्या है, वो कह रहा है अगर जो सेंट्रल ब्राइट है, इफ सेंट्रल ब्राइट इज शिफ्टेड बाय, मैं फिर से इस क्वेश्चन को लिख देता हूं, मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी। इफ सेंट्रल ब्राइट इज शिफ्टेड बाय 5 मिलीमीटर देन फाइंड द शिफ्ट ऑफ थर्ड मिनिमा। तो याद रखना यहां पर शिफ्ट ऑर्डर ऑफ फ्रिंज के इंडिपेंडेंट होता है, तो जितना सेंट्रल शिफ्ट करेगा उतना ही हमारा थर्ड मिनिमा भी शिफ्ट करेगा। तो जितना, या मैं तुम्हारे लिए इंग्लिश में लिख देता हूं, शिफ्ट ऑफ सेंट्रल इज इक्वल टू शिफ्ट ऑफ थर्ड मिनिमा। तुम सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है, तो ऐसा फॉर्मूले में देखो, ये फॉर्मूला इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ एन है, इसमें एन की कोई वैल्यू नहीं आ रही, एन का फॉर्मूला ही नहीं आ रहा। तो यार जब वो एन से इंडिपेंडेंट है तो जितना फर्स्ट शिफ्ट करेगा उतना ही थर्ड भी शिफ्ट करेगा, उतना ही फिफ्थ भी शिफ्ट करेगा, उतना ही सेंट्रल भी शिफ्ट करेगा। इज दैट क्लियर? अब मान लो तुम्हें सवाल ये दे देते हैं ये शिफ्ट किस तरफ करा, तो याद रखना ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, अपर पॉजिटिव शिफ्ट, मतलब पूरा का पूरा जो फ्रिंज पैटर्न होगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ तुम लोगों को, यही बनाकर दिखा देता हूँ। तो जैसे ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ मैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज दिखा दी, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, उसके ऊपर डार्क फ्रिंज आ गई, ये एक डार्क है, सिमिलरली ऐसी ब्राइट डार्क चलता रहेगा, ये ब्राइट है एंड देन ये डार्क है। तो अब जो नई शिफ्ट निकल कर आएगी वो कुछ ऐसी दिखेगी आपको कि ये ब्लू वाली शिफ्ट ऊपर हो गई, देख रहे हो ये ब्लू ऊपर शिफ्ट हो गई, ऐसी ग्रीन भी अपनी पोजीशन से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, थोड़ी सी ऊपर, ऐसी सारी की सारी ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो विजुअलाइजेशन में कुछ ऐसा आएगा। खैर हम आगे आते हैं। अब तुमसे ये कहा गया कि भाई ये बता, अगर मैंने मान लिया नीचे की तरफ स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस टी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो क्या होगा। मैं यहाँ पर यही बोलूँगा बच्चों को कि अपने आप निकालने की कोशिश करें, ये पॉइंट पी है। स्टेप नंबर 1 डेल्टा एक्स का फॉर्मूला लिखे। डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या था, S2P माइनस S1P। ये फॉर्मूला तो कभी चेंज नहीं होने वाला, मानते हो नहीं मानते, S2P माइनस S1P। किसके पास मैंने स्लैब रखी, तो तुम कहोगे सर S2 के आगे स्लैब रखी है, इसके आगे ना, तो इसके साथ डेल्टा एक्स को तुम ऐड कर देना। तो S2P प्लस डेल्टा एक्स एक्स्ट्रा माइनस S1P। अब इन दोनों को एक साथ ग्रुप में ले आओ, S2P और S1P को, और डेल्टा एक्स एक्स्ट्रा को अलग छोड़ दो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है।
S2P माइनस S1P कितना होता है, डी साइन थीटा प्लस डेल्टा एक्स एक्स्ट्रा कितना हो जाता है ये हमारे पास टी म्यू माइनस 1। इज दैट क्लियर? ये डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी। हमें ये फॉर्मूला निकालने की जरूरत क्या थी? देखो यहाँ से मैं एक ट्रिक बताना चाह रहा हूँ तुम्हारे को, एक सीधा सवाल। तुम्हें नहीं लगता यार पिछले वाला जो हमने फॉर्मूला निकाला था डेल्टा एक्स, वो था डी साइन थीटा माइनस टी म्यू माइनस 1 जब S1 पर था, तो मैं इसको S1 के लिए लिख देता हूँ और ऊपर वाले फॉर्मूले को S2 के लिए लिख देता हूँ। तो अगर तुम ध्यान दो S1 के लिए यहाँ पर माइनस आ रहा है और जो हमारा S2 है उसके लिए यहाँ पर प्लस आ रहा है नहीं अजीब बात? तो यहाँ पर बस हमें प्लस और माइनस के फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करना है। तो जो पुराने हमारे पास जो हमने फॉर्मूले लिखे थे, जैसे हमने y का फॉर्मूला लिखा था, ये रहा, ये पोजीशन का फॉर्मूला लिखा था, अगर तुम लिख रहे हो प्लस तो उसके लिए है स्लैब S1 पर प्लेस्ड है। प्लस का मतलब क्या है, स्लैब S1 पर प्लेस्ड है। इज दैट क्लियर? और अगर तुम यहीं पर माइनस लिख दो, इस जगह पर क्या लिख दो, माइनस लिख दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्लैब S2 पर प्लेस्ड है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ बस साइन बदल देना है, यहाँ माइनस कर दोगे तो ये बता देगा पोजीशन ऑफ योर मैक्सिमा व्हेन स्लैब इज पुट इन फ्रंट ऑफ S2। तब वहाँ पर इस प्लस के साइन को हटा देना, क्योंकि ये जो प्लस का साइन है ये एक्चुअली किसके लिए है, ये प्लस का साइन हमारे तब के लिए है जब S1 के आगे लग रही हो। जब S2 के आगे लग रही होगी तो यहाँ पर माइनस लगा देना। सिमिलरली इस केस में भी जहाँ प्लस आ रहा है उसे बदल के क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। इज दैट क्लियर? बस साइन को चेंज कर देना। तो हमें यहाँ पर क्या पता चला, हमें यहाँ पर ये पता चला कि जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है y की जो पोजीशन है, अगर हम मैक्सिमा की लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम बॉक्स छोड़ देंगे, साइन का बॉक्स छोड़ देंगे। अगर इस बॉक्स में मैंने लगा दिया प्लस, प्लस लगाने का मतलब क्या है कि स्लैब S1 के फ्रंट में रखी है, ठीक है, ये वाला केस हो जाएगा S1 के फ्रंट में। अगर इसी फॉर्मूले में यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया तो स्लैब का रखी होगी हमारी S2 पर, स्लैब S2 के फ्रंट पर रखी है, ठीक है। तो अब किसी को मिनिमा की पोजीशन लिखनी हो तो क्या लिखेगा, n 2n माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा डी अपॉन डी, फिर से यहाँ पर हम बॉक्स छोड़ देंगे d अपॉन डी टी म्यू माइनस 1। तो इस फंडे से तुम बच जाओगे कि बार बार तुम्हारे को प्लस या माइनस लगाना है। तुम्हें पता है अगर मैंने प्लस लगाया तो S1 के आगे, तुम्हें पता है मैंने माइनस लगाया तो S2 के आगे। ये हमेशा ध्यान रखना, इतना ही सवाल आएगा। और एक चीज़ याद रखना, शिफ्ट शिफ्ट ही रहने वाली है, ये शिफ्ट रहने वाली है, ठीक है। अब देख रहे हो S1 के आगे पॉजिटिव था तो पॉजिटिव शिफ्ट आई, S2 के आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव शिफ्ट आई। इज दैट क्लियर? तो ये शिफ्ट का तुम्हें ध्यान रखना है। और बेसिकली अगर मान लो तुम चाहते हो कि भाई दोनों स्लिट्स के आगे भी मैं निकालना सिखा दूं तो वो भी मैं तुम्हारी मन की इच्छा पूरी कर देता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। टिपिकल कैसे होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो ये थिकनेस T1 μ1, ये थिकनेस T2 μ2, सारी चीज़ें हमारी अभी भी सेम है। तो जो पाथ डिफरेंस निकल कर आएगा ये डेल्टा एक्स, वो क्या हो जाएगा, S2P। S2P, अब S2P के आगे भी कुछ एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस एडेड है, हमने इसको नाम दे दिया एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस नंबर 2। हमने इसे नाम दिया नंबर 2 का पाथ डिफरेंस, इसे नाम दिया नंबर 1 का पाथ डिफरेंस, S2P माइनस S1P, और इसके साथ हमने डाल दिया डेल्टा एक्स्ट्रा 1। तो ये पाथ डिफरेंस है, अगर एक्स्ट्रा लिखना है तो एक्स्ट्रा लिखो, वरना जो तुम्हारी मर्जी हो तुम डेल्टा x2 डेल्टा x1 लिख सकते हो। तो अगर मान लो तुमने लिख दिया डेल्टा x2 तो ये क्या है, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस एट सेकेंड पोजीशन। और यहाँ पर अगर तुमने लिख दिया, मैं इसे हटा देता हूँ, डेल्टा x1, दिस इज व्हेन स्लैब इज इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ द 1, तो इसे मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, इसे भी लिख देता हूँ एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस। तो यहाँ लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए एक्स्ट्रा पाथ
difference when slab is in front of S2, delta x1 extra path difference when slab is in front of S1। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स की टोटल वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, टोटल वैल्यू निकल कर आएगी S2P माइनस S1P प्लस डेल्टा x2 माइनस डेल्टा x1। कितनी मज़ेदार बात है। और हम इसको क्या लिखेंगे, इसका तो मतलब अभी भी वही है, डी वाई बाई कैपिटल डी। x2 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, T2 μ2 माइनस 1। ठीक है, और x1 का मतलब क्या हो जाएगा, T1 μ1 माइनस 1। बस बात खत्म, डेल्टा एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी तुम्हारे पास। अब देखो, तुम्हें नहीं लगता कि हम यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं y की वैल्यू। मैं तुम लोगों के लिए y की वैल्यू अगर तुम निकालना चाहते हो तो डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा रख देना, अगर मैक्सिमा के लिए निकालना चाहते हो, और सेम अगर मिनिमा के लिए निकालना चाहते हो तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 रख देना। इज दैट क्लियर। तो यहाँ से तुम्हारे पास y की वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी। मैं y की वैल्यू डायरेक्टली लिख कर दे दूँ क्या है, या फिर चलो ठीक है एक के लिए निकाल देता हूँ, बस मैक्सिमा के लिए निकाल देता हूँ, मिनिमा के लिए आप लोग अपने आप निकाल लिएगा। तो एन लैम्डा इक्वल टू डी वाई अपॉन में कैपिटल डी प्लस T2 μ2 माइनस 1 माइनस T1 μ1 माइनस 1। वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, एन लैम्डा माइनस T2 μ2 माइनस 1 प्लस T1 μ1 माइनस 1 और स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। तो y की वैल्यू आ गई कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी एन लैम्डा माइनस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी T2 μ2 माइनस 1 प्लस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी T1 μ1 माइनस 1। अच्छा देखो, जो बच्चे इजीली इस फॉर्मूले को लर्न करना चाहते हैं वो मैं ऐसे लिख देता हूँ उसके लिए फॉर्मूला, y ओल्ड प्लस, या प्लस हटा दो यहाँ पर से, ऐसे लिखो y इक्वल टू वाई ओल्ड। फिर यहाँ पर दो स्लैब है तो पहली शिफ्ट आएगी और दूसरी शिफ्ट आएगी। ठीक है, y इक्वल टू वाई ओल्ड पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट। अच्छा, शिफ्ट पहली है, पहली किसकी वजह से, स्लैब 1 की वजह से। ये शिफ्ट कैसी होती है, पॉजिटिव। स्लैब 1 मतलब ऊपर, ऊपर की शिफ्ट कैसी होगी, पॉजिटिव शिफ्ट, तो उसके साथ प्लस ऐड कर देना। स्लैब 2 की वजह से जो शिफ्ट आएगी, स्लैब 2 की वजह से शिफ्ट आई, वो शिफ्ट कैसी होगी, नेगेटिव, तो उसके आगे नेगेटिव लगा देना। शिफ्ट का फॉर्मूला तो तुम्हें याद ही है, और याद रखना, ये याद रखे रहना प्लीज़, मैं तुम्हारे को अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर ये फॉर्मूला तुम याद नहीं रखे रहोगे तो प्रॉब्लम पड़ जाएगी। तो अगर तुमने ये शिफ्ट का फॉर्मूला याद रख लिया तो क्विकली तुम यहाँ पर लगा सकते हो, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, शिफ्ट हमेशा देख लो, हमेशा शिफ्ट ऐड होती है, वो एक अलग बात है, उसका साइन अलग अलग हो सकता है, प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वो शिफ्ट ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, लेकिन वो पुरानी पोजीशन में हमेशा ऐड होती है। तो जो भी तुम्हारी पुरानी पोजीशन के दो फॉर्मूले हैं, जैसे मिनिमा के लिए क्या था 2n माइनस 1 डी लैम्डा पॉन में 2d, और मैक्सिमा के लिए क्या आ रहा था एन डी लैम्डा पॉन में डी, उस फॉर्मूले के साथ अपनी रिस्पेक्टिव शिफ्ट को ऐड कर देना। अगर शिफ्ट ऊपर की तरफ पॉजिटिव शिफ्ट है तो शिफ्ट का साइन पॉजिटिव रहेगा जैसा दिखा दिया, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। इज दैट क्लियर। अब अगर शिफ्ट 1 है तो यहाँ पर थिकनेस 1 μ1 कर देना, अगर शिफ्ट दूसरे की वजह से है तो थिकनेस 2 μ2 कर देना। ये शिफ्ट का फंडा है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा तुम्हारे में, कोई जेई वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला कि जिसके अंदर मैं चीज़ें चेंज कर दूंगा। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर मान लो ये कर दे वो क्वेश्चन के अंदर कि उसने यहाँ स्लैब रख दी और यहाँ पानी भर दिया, पानी या कोई लिक्विड भर दिया, तो अपना जो म्यू है रिप्लेस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ इतना कर देना, म्यू ऑफ स्लैब को रिप्लेस कर देना म्यू ऑफ स्लैब अपॉन में म्यू ऑफ लिक्विड, या कह लो सराउंडिंग। इज दैट क्लियर। इतना काम कर देना, जो भी तुम फॉर्मूला लिखते हो ना, जैसे तुमने अभी शिफ्ट का फॉर्मूला लिखा टी म्यू ऑफ स्लैब लिख रहे थे, म्यू ऑफ स्लैब माइनस 1 अपॉन में स्मॉल डी, अब उसकी जगह थोड़ा सा चेंज कर दो इस फॉर्मूले में, म्यू ऑफ स्लैब के अपॉन में म्यू ऑफ लिक्विड को डिवाइड कर देना प्लीज़, इतना कर देना। शिफ्ट ये जो म्यू है उसको रिप्लेस कर देना इससे। ये बात क्लियर है। तो मैंने यहाँ पर तुम्हारे को पूरा का पूरा समराइजेशन बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। पोजीशन पूछेगा, शिफ्ट पूछेगा, वैसे तो ज़्यादातर 90% केस है, मुझे पक्का पता है कि शिफ्ट ही पूछेगा, पोजीशन भी वो नहीं पूछने वाला, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला कोई याद रखता नहीं है। ये ध्यान से कर लेना।